हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत, दैट इज़ द 7th एडिशन, दैट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे डिक्लेरेशंस दी हुई हैं जहाँ पे जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कैसे केम इनटू पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कैसे बना एंड ऑल दैट करके। ठीक है, तो स्टार्ट विद द चैप्टर विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिलेज। तो देखिए हम यहाँ पे दिया हुआ जैसे हमें कि जो एम एन रॉय थे या पायनियर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, तो उन्होंने ही पुट फॉरवर्ड किया था कि 1934 में कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द INC डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे उसमें गोरे नहीं होने चाहिए, अंग्रेज़ नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ होने चाहिए इंडियंस। ठीक है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ वोटिंग, सिंपल जो बोल। तो डिमांड फाइनली एक्सेप्ट कर ली ब्रिटिश ने। ठीक है, तो अगस्त ऑफर आया फिर 1940। ठीक है, तो इसको जो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने बोला कि दिस इज़ द अगस्त ऑफर। तो फिर उसके बाद इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, केम टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा इंडिया का लागू होगा। तो यहीं पे देखिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्या, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन होता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्या होता है? क्रिप्स मिशन ये था बेसिकली, उसका सार ये था कि जो इंडिया होगा, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी किसमें, वर्ल्ड वॉर 2 में। इंडिया के जो सोल्जर्स होंगे वो लड़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। कौन सी साइड से? फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, ब्रिटिश साइड से लड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे, मान लिया जो भी करके। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल लेकिन रिजेक्ट किसने किया? मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये सब हो गया। फाइनली कैबिनेट मिशन आया था, वॉज सेंट टू इंडिया। while it rejected the idea of 2 constituent assemblies, it put forth a scheme of the constituent assemblies which more or less satisfied the Muslim League. कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने भी कुछ अपने आइडियाज़ दिए, तो मुस्लिम लीग जो थी, जो डिमांड कर रही थी हम अलग से बनाएंगे, उनने मोर और लेस मान लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी हमारी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें 3 मेंबर्स थे। 3 मेंबर्स कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। इंडिया में आया था ऑन मार्च 24, 1946। The cabinet mission published this plan on May 16, 1946, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। फिर उसके बाद अब कुछ फीचर्स हैं, स्कीम्स हैं कुछ। यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वहीं पढ़ाऊँगा। तो तब की कैबिनेट मिशन प्लान ने कंपोजिशन बताई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। अभी डिवाइडेड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में डिवाइडेड नहीं थी। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ बताई थी 389 थी। ठीक है, 389 में से 296 जो थी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया, और 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स, मतलब राजा महाराजाओं का। जो 296 सीट्स थी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ गवर्नर प्रिंसेस का मतलब कौन कौन सी? मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पाकिस्तान। ठीक है, फिर उसके बाद सिंध, बंगाल है ना, असम, NWFP दिस। और जो 3 है हमारा, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो हैं वो कौन कौन सी है? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलोचिस्तान। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। ठीक है, 296 क्या थी ब्रिटिश इंडिया की, 93 क्या थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स।
सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस जो थी, ठीक है, वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइडेड थी, मतलब मुस्लिम्स के, सिख्स के और जनरल्स के, ठीक है। तो जो सीट्स डिवाइडेड थी, 290 कुछ सीट्स हैं, वो डिवाइडेड कैसे होंगी? डिवाइडेड होंगे अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो किस प्रोपोर्शन में की थी? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई जगह है वहाँ पे मुस्लिम अगर ज़्यादा रहते हैं तो वो मुस्लिम के लिए प्रोविंशियल स्टेट होगी, सिख ज़्यादा रहते हैं तो सिख के लिए प्रोविंशियल स्टेट होगी, और अगर मुस्लिम और सिख्स में से कोई नहीं रहता वहाँ पे ज़्यादा, एक नॉमिनल पॉपुलेशन है, तो वो जनरल पॉपुलेशन के लिए सीट होगी, ठीक है। और ये जो मेथड था वोटिंग का, ये वोटिंग क्या था भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो वोटिंग सिस्टम है ये आज भी पार्लियामेंट में यूज़ होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कौन से इलेक्शन के लिए यूज़ होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन हेड होगा प्रिंसली स्टेट का, वो नॉमिनेट करेगा कौन? हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो ये इलेक्शन जो था कब हेल्ड हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, में 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 इलेक्शन और मुस्लिम लीग जीती 73 सीट्स, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो थे वो 15 सीट्स जीते। जो 93 सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। अब हो गया वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. Muslim League boycotted. Meeting was attended by only 207 member. 207 member ने अटेंड की सिर्फ मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस टाइम के, तो उनको क्या बना दिया? टेम्पररी चेयरमैन बना दिया। और बाद में ऑन December 11, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सिमिलरली फिर क्या हुआ? H.C. मुखर्जी, उनका किया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेटर असेंबली रिजॉल्व टू हैव 2 वाइस प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने बोला 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो कौन कौन? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी इलेक्टेड एज अ सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए, अब आ गया मेन हमारा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों मैंने? क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा क्या बनाया गया है? प्रीएम्बल बनाया गया है। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था इन द असेंबली। उसमें क्या था उसमें? इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी बना नहीं है, अभी बनेगा, तो उसका एक ट्रेलर जो है वो था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो वो किन फंडामेंटल्स पे बनेगा और किस फिलॉसफी पे बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया क्या था? इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक था। क्या था? इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो इंडिया क्या था? सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक था, ठीक है। तो उस समय भी पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो नॉर्मल था सब कुछ वैसी बाउंड्री लेके चल रहे थे। इन द सेट टेरिटरीज वेदर with the present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly later, ठीक है। All power and authority of the sovereign independent India is constituents and its constituent parts and organs of the government are derived from the people। जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। वैसे ही जो पावर थी कि जो
गवर्नमेंट की पावर होगी और कॉन्स्टेंट पार्ट्स की पावर होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की पार्ट होगी, वो कहाँ से लेंगे हम? फ्रॉम द पीपल। शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड पीपल ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ। क्या होगा? फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये नॉर्मल सी चीज़ें ये हमने पढ़नी है, समझनी है। अगर कोई भी आपको डाउट होगा, किसी भी चीज़ को रिपीट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। Wherein adequate safeguards shall be provided for the minorities। देखिए हमारे मेन बात क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमने माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत सोचा था, बैकवर्ड्स के लिए बहुत सोचा था, ट्राइबल एरियाज़ के लिए बहुत सोचा था, डिप्रेस्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में बहुत सोचा था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मेड कीपिंग इन माइंड ऑल द माइनॉरिटीज़, backward tribal areas, depressed and other backward classes, where shall be maintained the integrity of the territory of republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and law of civilized nation। ठीक है, this resolution was unanimously adopted by the assembly on January 22, 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था बाय द असेंबली ऑफ जनवरी 22, 1947। दिसंबर 13, 1946 को ये पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के तरफ से, और जनवरी 22, 1947 को इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। थोड़ी देर के बाद इंडिया आज़ाद होने वाला था। अब चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट लाया था अंग्रेज़ों ने। The representative of the princely states who had stayed away from the Constitution Assembly gradually joined it. On April 28, representatives of 6 states were part of the assembly। ठीक है, 6 कौन सी states? princely states, जैसे कि बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा और उदयपुर। ये princely states थी। आउट ऑफ 93 6 ने ज्वाइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947। तो माउंटबेटन प्लान था हमारा, वो क्या था? बेसिकली जो माउंटबेटन था, गोरे थे जो थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया था? बाउंड्रीज़ बना ली थी। दे ड्रू द बाउंड्रीज़ फॉर द पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान, और जो वो प्लान है उसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं, फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। अब मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो इंडिया में ही रहे, जो गए नहीं पाकिस्तान, वो भी असेंबली में आए। फिर उसके बाद हमारा आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हो गया तो फॉलोइंग चेंजेस थी। असेंबली वाज मेड फुली सोवरेन बॉडी, क्योंकि अब अंग्रेज़ नहीं थे, सोवरेन है, कुछ भी जो उनको देश के हित में लगता है वो सिर्फ बात कर सकते हैं। अबाउट द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया इंडिया के रिलेशन में, उसको खारिज करने में, ख़त्म करने में पूरी सक्षम थी हमारी असेंबली। अब असेंबलीज ऑल्सो बिकेम लेजिस्लेटिव बॉडी। हमारी असेंबली अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। ठीक है, तो जो हमारी असेंबली थी मेट एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, जब वो मिलती थी एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब क्या? 2 चीज़ें थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो अब क्या थी? लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थी। जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह एक्ट करती थी तब उसका चेयरमैन दूसरा था। जब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह एक्ट करती थी तब उसका चेयरमैन जो था दूसरा था, जो कि हमें पता है कौन था बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, तो जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे
स्पीकर जो थे हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली वो कौन थे? जीवी मावलांकर। जीवी मावलांकर हमारे फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो दोनों फंक्शंस थे कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949, जब क्या हुआ हमारा द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। मुस्लिम लीग मेंबर्स जो थे, जो पाकिस्तान से उठ के भी इधर आए थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऐड हुए। सब कुछ करके ऐसे हुआ। तो विभाजन के बाद क्या हुआ, जो ओरिजिनली 389 हमने बोला था कि 389 सीट्स थी, विभाजन के बाद यानी कि पार्टीशन के बाद वो सिर्फ 299 बची थी। ठीक है, वो सिर्फ बची थी कितनी? 299 एंड वॉज फिक्स्ड इन द 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस जो 296 was reduced from formerly British province, reduced from 296 to 299, and those of princely states from 93 to 70. The state-wise membership or as on December 31, 1946 is shown. टेबल में अदर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म की थी। अदर फंक्शंस ये थे, इट रेटिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है कि फ्लैग जो हमारा था जुलाई 22, इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा बस, जो क्या है एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल कितने थे? 11 सेशंस हुए थे। किसमें? 2 years 11 months एंड 18 days। ये जो टाइम है 2 years 11 months एंड 18 days, इट वॉज द टाइम टेकन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया, किससे लिया? टुक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अबाउट 60 कंट्रीज़। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसीडर्ड फॉर 114 days। 114 days तक हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा कच्चा पक्का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसिडर किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने पैसे लगे? 64 लाख रुपीस लगे। और आज अगर इस कैश को हम आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो ये अराउंड 1300 करोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा। वी शुड बी वेरी प्राउड कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, गिविंग अस राइट्स एंड ऑल, इज़ मेड अप ऑफ 1300 करोड़ रुपीज़ इन टुडेज़ मनी। अब जो हमारी कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, बहुत सारी कमिटीज़ थी। मेजर कमिटीज़ पे हम ध्यान देंगे, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन कमेटी जो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन थे? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी कमेटी भी, ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इनकी कुछ सब कमिटीज़ थी इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट कमेटी किसकी थी? JB कृपलानी। माइनॉरिटी कमेटी किसकी थी? HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज किसकी? गोविंद बरदोई। ये जो सारे लोग हैं, ठीक है, कृपलानी हो गए, मुखर्जी हो गए, गोपीनाथ बरदोली हो गए, ठीक है, AV ठाकर हो गए, राजेंद्र प्रसाद नेहरू। देखो, वेरी लिटरेट पर्सन, वेरी एबल पर्सन। और ये क्या करते थे? इन द ब्रिटिश इंडिया दे हेल्ड हाई पोजीशंस, नॉट ओनली बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे चमचागिरी एंड ऑल, ठीक है, कुछ लोगों ने वैसे भी हाई पोजीशंस ली थी, लेकिन कुछ पर्सन जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे वेरी एबल मैन, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, B सीतारामैया, वेरी इंटेलिजेंट मैन, डॉक्टर KM मुंशी, वेरी इंटेलिजेंट मैन, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर के जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी एबल मैन। ठीक है, NWFP
जैसे कि हमारा जिसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है वो। वैसे ही बहुत सारी कमिटीज़ थी। अब मेन जो है हमारी सबसे मेन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज द, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, सेट अप ऑन August 29, 1947। टास्क क्या था इनका? टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, और ये 7 मेंबर्स हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली पीपल जो एक बहुत ब्रॉड सोच रखते थे, एक ब्रॉड सेंस में सोचते थे, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन टू द मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़। इनने सबका ध्यान रखा। इनमें कौन थे? हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन, N. गोपाल स्वामी अयंगर वेरी इंटेलिजेंट मैन, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर वेरी इंटेलिजेंट मैन, डॉक्टर K.M. मुंशी वेरी इंटेलिजेंट मैन, सैयद मोहम्मद सदुल्ला वेरी इंटेलिजेंट मैन, माधव राव equally intelligent, and T.T. Krishnamachari. All of these 7 were most intelligent and irreplaceable persons of the Indian Constituent Assembly जिनने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कीपिंग ऑल द नुक्कर्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इन देयर माइंड। उन्हें 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल ड्राफ्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब पेश किया? November 4, 1948, जब फर्स्ट रीडिंग हुई थी, मतलब पहली बार सब ने पढ़ा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग हुई क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले थे उनने क्लॉज बाय क्लॉज क्या किया? हर एक क्लॉज को पढ़ा, हर एक आर्टिकल को पढ़ा, हर एक शेड्यूल को पढ़ा, हर एक पार्ट को पढ़ा। October 7, 1949 को सेकंड रीडिंग। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो सेकंड रीडिंग थी, इसमें 7,653 अमेंडमेंट प्रपोज की गई और 2473 जो हमारी अमेंडमेंट्स थी उनको डिस्कस भी किया गया। थर्ड रीडिंग हुई November 14, 1949, और जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वॉज डिक्लेयर्ड एट पास्ड ऑन November 26, 1949। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949। जो टोटल 299 मेंबर्स थे, ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट जिनने साइन किया ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पास्ड। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 एंड कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स इन 8 शेड्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम आज देखेंगे नाउ, आर्टिकल में कितने 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे देन लॉ मिनिस्टर थे, पायलटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। ही टुक वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन डेलिब्रेशंस। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से उनको ओहदा मिला क्या? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। November 19, 2015, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट November 26 ऑफ एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स। ओके, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा एनफोर्स कैसे हुआ? सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions. Short title contained in the article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 357, 379, 380, 80, ठीक है, came to force on November 26, 1949 itself.
मतलब इनमें से कुछ आर्टिकल जो थे वो अपने आप केम टू फोर्स, जिनमें से बहुत सारे जैसे कि 5, 6, 8, 9 ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर उसके बाद 60, 324, 366 ऐसे करके बहुत कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन से रिलेटेड है। तो वो सेल्फ, ठीक है, वो क्या हुआ, सेल्फ इन्फोर्स हो गए। द रिमेनिंग प्रोविजंस जो मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, यानी कि हमारा क्या, जनवरी 26, 1950, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे। डेट इज़ रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। ये हमें पता ही है। जनवरी स्पेसिफिक इसलिए चूज़ गया था क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज मांगा गया था, ठीक है। जब पूर्ण स्वराज मांगा गया था 1930 में, तो तब बोला था कि जनवरी 26 जो है वो हम अपना आज़ादी दिवस मनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेजोल्यूशन पास किया था कहाँ पे, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम 26 जनवरी को ये मांग करते हैं जिस दिन हम अपना क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे। ऑल्दो ड्यू टू सम रीजंस हमें इंडिपेंडेंस तो मिली नहीं थी, लेकिन हमने जनवरी 26 को एज ए इम्पोर्टेंट डे रखा। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 and the Government of India Act of 1935, with all the enactments and establishments, with all the enactment 35, with all the enactments amending or supplementing the latter act were repealed. The abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1941 was although continued. ये कुछ चीज़ें हैं, abolition of Privy, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये जो चीज़ें हैं इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना। अब ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो डायरेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली गई है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, while the Constituent Assembly was still in progress on July 8, 1946, Congress Party International was appointed an experts committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly, ठीक है। The committee consists of the following members: जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, आसिफ अली, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. शाह, डी.आर. गाडिल, हुमायूं कबीर, के. संतनाम, ठीक है। ये क्या थे, हमारे मेंबर्स थे तब के 1946 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनानी थी, उन कमेटी के हेड या मेंबर्स जो हैं हमने इनको बनाया था। तो इनको बोला कि जाओ आप फलानी कंट्रीज़ के मटेरियल जो हैं उनको प्रिपेयर करो, उनको लाओ, उनको पढ़ो, देखो। लेटर ऑन चेयरमैन्स प्रपोजल, इट वॉज रिजॉल्व दैट द कृष्णस्वामी कृपलानी बी co-opted as member and converted and convener of the committee. This committee had two sittings. The first was in New Delhi from July 20 to 1946 and the second at Bombay from August 15 to 17. Apart from the number of the notes prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted to the Constituent Assembly. तो ये जो मेन बात है सारी इसमें ये है कि कौन क्या रोल प्ले करेगा किसमें, इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हम किसको ऐड करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। इन लोगों ने बैठ के क्या मीटिंग की, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसको ऐड करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या हम एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, हम लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा बेसिकली। तो मेन जो है वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, किसने, ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने।
और बहुत सारे फॉरेन भी एक्सपर्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, जैसे कि ग्रैनवेल ऑस्टिन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, ऑब्जर्व इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग। ग्रैनवेल ऑस्टिन के बारे में बहुत सारी फ़नी चीज़ें भी हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में जाके। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारी अब ऑब्वियसली हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी क्रिटिसिज्म भी की गई थी। क्या बोला गया था? इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। द क्रिटिसिज्म आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। नॉट ए सोवरेन बॉडी। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट सोवरेन क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं की गई थी, प्रपोज्ड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। टाइम कंज्यूमिंग, उनने बोला इतना साल लगा, ठीक है, इतना साल लगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो करने में, डिस्कस करने में, बनाने में। तो कुछ अपने लोगों ने भी, जैसे कि नज़रुद्दीन अहमद मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया। डोमिनेटेड बाय द मेंबर, जो ग्रैनवेल ऑस्टिन है चाचा हमारे अमेरिकन, इनने बोला कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने बनाया? वन पार्टी ने, दैट इज़ अ कांग्रेस। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, इन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज़ हैं जो, उसमें सिर्फ लॉयर्स और पॉलिटिशियंस थे। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, एज फ्रॉम द व्हाट वी कैन नो, उन्होंने बोला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बना रही है, इट वॉज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। लॉर्ड विस्काउंट सिमन ने बोला इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने भी बोला कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? एलिफेंट अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। BN राव जो थे अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या? स्टार्टिंग में पढ़ा MN रॉय जो थे, उनने 1934 में आइडिया पुट किया, और जो हमारे लीगल एडवाइज़र थे सर BN राव, ठीक है, जो सर एन राव थे, ये क्या थे? हमारे लीगल एडवाइज़र। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हमारे लीगल एडवाइज़र सर थे, ये एक फॉर्मर IAS थे। IAS, या फिर मैं ये कहना चाहूँगा ये क्या थे? एक बहुत ऊंची एडमिनिस्ट्रेटर थे। मतलब जैसे आज IAS KS होता है, IAS IPS करके होता है, ठीक है, वैसे ही जो BN राव थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या थे? बहुत ऊंची एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे। HBR अयंगर सेक्रेटरी थे टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। प्रेम बिहारी नजरीन रायज़ादा जो थे कैलीग्राफर थे, मतलब उनने लिखा था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेम बिहारी नरेन रायज़ादा जो थे, उन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ से लिखा था, इटैलिक स्टाइल। ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेहोर रामा मनोहर सिन्हा। ठीक है, बेहोर रामा मनोहर सिन्हा जो थे, उन्होंने ड्राइंग्स वगैरह की थी प्रेमबल की, कैलीग्राफ्ड बाई प्रेम बिहारी नजरीन रायज़ादा। जो कैलीग्राफर थे उन्होंने प्रेमबल लिखा था। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन डन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में डन किससे की थी? वसंत कृष्णा वाद्या, और एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस।
हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी टेक्स्ट से भी लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली था डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, फलान में होना चाहिए, ढिमकान। उन्होंने बोला हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चूज़ करेंगे, दैट इज़ द इंग्लिश, हम चूज़ करेंगे और उसमें ही लिखेंगे। तो लेटर a provision in the regard was made by 58th Constitutional Amendment Act of 1987. The amendment inserted a new article 394A in the last part of the Constitution, that is part हमारा कौन सा 22. The article contains the following provisions. The President shall cause to publish under his authority ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारा 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उनने क्या बोला, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हिंदी लैंग्वेज में बनना चाहिए। मॉडिफिकेशंस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इन इट्स कंफर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड in the authoritative text of the central arts in Hindi can be made in it। तो ये सारी बातें हैं जो भी हैं, ऊपर की बातें। मेन बात है कि a translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English। मेन बात है क्या इसमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 की मदद से न्यू आर्टिकल insert हुआ आर्टिकल 394 इन द पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रांसलेशन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी लैंग्वेज में होनी चाहिए। जो ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश होनी चाहिए। तो यहाँ से ख़त्म हुआ हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हमारा कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।